अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, हुक्स का कानून, या इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था हमने कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स ख़त्म करने से अगर वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है तो हमें उसको इलास्टिक बोलते हैं और उसको इलास्टिसिटी बोला जाता है। जिसके एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस करते हो या फिर कोई उसको कह लें दोनों साइडों से पकड़ के खींचते हो तो इसका साइज या तो कम हो जाएगा या लंबाई हो जाएगी। लेकिन जैसे आप ये हाथों से इसको स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, ये बेसिकली यही जो साइज का बढ़ना या साइज का कम होना या है इससे रिलेटेड हमें बता रहा है। कहते हैं अगर किसी स्प्रिंग का बढ़ाव या सिकुड़ाव के लिए फोर्स लगाई जाए तो इसमें पैदा होने वाला फैलाव या सिकुड़ाव एक्स की लचक की हद के अंदर लगाई गई फोर्स के मुतनासिब होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है, आपने इसका साइज बढ़ाना है। मैं यहाँ पे बढ़ाव वाली बात करूँ, आप क्या करोगे, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर वेट फोर्स लगा दी, इसके साथ कोई चीज़ अटैच कर दी है। वो फोर्स क्या करेगी, ये वेट फोर्स ये जो मैंने लगाया है इसको नीचे की तरफ खींचेगा। कहते हैं जितना मैं फोर्स लगाऊंगी ना इसके ऊपर उतना इसका साइज बढ़ेगा। अब मैं अगर फोर्स या वेट 2 टाइम्स कर दूं, डबल कर दूं, तो ये उसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही कहता है कि हमारे पास उसमें जो फैलाव फैलाव का मतलब है जो इसका साइज बढ़ गया है उसको मैं एक्स का नाम दे रही हूँ। ठीक है, कि अगर ये मेरे पास साइज जो है वो एक्स बढ़ा है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर। फोर्स के रास मुनासिब का मतलब है जितनी मैं फोर्स लगाऊंगी उतना ही उसका साइज बढ़ेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X का मतलब है कि मेरे पास अगर यहाँ पे वेट फोर्स की बात करें, मुझे आप उसको हाथ से पकड़ के भी खींच सकते हो। मैंने यहाँ पे वेट फोर्स की बात की है कि अगर आप इसके ऊपर इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रही थी लेकिन जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो उसकी साइज उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और जितनी फोर्स बढ़ाओगे उसका साइज भी उतना ही बढ़ेगा। तो कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितनी फोर्स लगा रही हूँ उतनी उसका साइज बढ़ा है स्प्रिंग का। जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहीं पे भी हो ना, उसको खत्म करें ना, इक्वल साइन लेके आए तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है कि आपके पास एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाता है तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ जाता है। अब यहाँ पे के है क्या, कहते हैं के जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं तनासब का कांस्टेंट। ठीक है, कि ये बता रहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तनासब बता रहा था कि एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी चीज भी बढ़ रही थी, मतलब मैं फोर्स ज्यादा कर रही थी तो उसकी लंबाई भी बढ़ रही थी। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तनासब का कहते हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये के बेसिकली बता रहा होता है कि हमने जो स्प्रिंग इस्तेमाल किया है वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसको आराम से इजीली उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग के बारे में बता रहा होता है। असल में ये स्प्रिंग की सख्ती की पैमाइश करता है। मैंने यही बात की है कि आपको बता रहा होता है जो आपने स्प्रिंग इस्तेमाल किया ये कैसा है, ये सख्त है, इसकी लंबाई बढ़ाना आसान है या मुश्किल है। तो ये स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत जितनी ज़्यादा होगी इतना ही स्प्रिंग ज़्यादा मजबूत या सख्त होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब ये सख्त है, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये मजबूत होगा। तो कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली हमें स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। कहते हैं अगर मैंने इसका यूनिट निकालना हो तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मतलब लेंथ है ना, लंबाई है, मीटर, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। आगे आ जाता है, कहते हैं आपने इस ग्राफ को बताना है उस स्प्रिंग के साथ। कहते हैं फोर्स और बढ़ाव के दरमियान ग्राफ एक सीधी लाइन है। कहते हैं आप ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो उसमें जो साइज में लेंथ में बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है स्प्रिंग का, उसको लिख लो, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अब फोर्स वो लो जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो कहते हैं अगर आप लंबाई और फोर्स के दरमियान ग्राफ बनाते हो ना, आपके पास एक सीधी लाइन आती है। ठीक है, एक सीधी लाइन आने का मतलब क्या है कि मैं जब फोर्स लगाऊंगी, जितनी फोर्स लगाऊंगी डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, उसकी लेंथ साइज भी उतना ही बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहते हैं, जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ भी उतनी ही बढ़ रही है। तो उसके लिए आप उसको क्या जाहिर करते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये देखिए, इसको ना शुरू में ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब है मैं जितनी फोर्स लगाती जा रही हूँ उसकी लेंथ भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। कहते हैं आगे लगाई गई फोर्स या वजन स्प्रिंग की लचक की हद से बढ़ जाए तो ये मुश्किल तौर पर बिगड़ जाएगा और इसका ग्राफ सीधी लाइन नहीं रहेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने एक मैंने आपको दी थी कि आप एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल ये जो लड़कियों के हेयर बैंड्स होते हैं, ये जो लड़कियों की पोनियां होती हैं, आप इसको खींचते रहें, एक टाइम ऐसा आता है कि ये ना खराब हो जाती है। ठीक है, इनकी जो डिफॉर्मेशन होती है वो सही वाली हो जाती है,
उस पॉइंट पे जब आप इसको दोबारा से छोड़ोगे ना तो ये इसी हालत में वापस से नहीं आएगी, मतलब वो खराब हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैंने आपको एग्जांपल इसकी भी दी थी कि आपके पास क्या होता है जब आप बच्चियों की यूजुअली पोनियाँ इस्तेमाल करते हैं ये वाली, तो वो कन्फर्म कह लें डिफॉर्म हो जाते हैं। उस केस में इसका हम मतलब ये लेते हैं कि वो फोर्स हटाने पे वापस हालत में नहीं आती, तो हम कहते हैं वो उनकी लचकदार जो हद है ना उससे बढ़ गई है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इलास्टिक लिमिट बोल दिया था। तो कहते हैं उस केस में आपके पास फिर ये सीधी लाइन नहीं आती, उसके पास क्या होती है थोड़ी सी जो है ना ये कर्व हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे आपके पास ग्राफ जो है वो सीधी लाइन नहीं रहेगा। तो ये ग्राफ है कि इनिशियली आपके पास अगर पोनी की एग्जांपल ले लें तो स्टार्टिंग में जितनी फोर्स लगाते हैं फोर्स हटाने पे वो दोबारा उसकी लेंथ बढ़ती है, लेकिन जैसे फोर्स हटाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। लेकिन ये एक वो पॉइंट है जिसके बाद अगर आप पोनी को मजीद खींचते हो तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल ये ग्राफ को ना आप ये पोनी की एग्जाम्पल को माइंडसेट में रखते हुए लीजिएगा कि अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगाती हूँ तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फोर्स और बढ़ाऊंगी तो लेंथ और बढ़ जाएगी, तो वो हमारे पास वहाँ पे एक सीधी लाइन आती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं थोड़ी सी फोर्स और लगाऊंगी तो ये खराब हो जाती है, फोर्स छोड़ने पे वापस नहीं आती, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे आपके पास सीधी लाइन नहीं होगी बल्कि ये वाली थोड़ी सी कर्व आ जाएगी। कहते हैं ये तो हमारे पास ग्राफ आ गया फोर्स और एक्सटेंशन मतलब लंबाई के दौरान। कहते हैं अगर आपने के की वैल्यू निकालनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कहते हैं वो कैसे निकलेगा, वो ये जो ग्राफ होता है ना इसके स्लोप से निकलती है। अब स्लोप क्या होता है ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, कि स्लोप क्या होता है, वो बेसिकली एफ वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल होता है। तो के का फार्मूला भी यही नहीं है हमारे पास, एफ ओवर एक्स, वर्टिकल पे क्या है एफ और डिवाइडेड बाय क्या है एक्स है। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है कि आप दो पॉइंट्स ले लेते हो, इस ग्राफ में मर्जी के दो पॉइंट्स लेते हो, एक फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ एक ये पॉइंट ले लेती हूँ, इन दो पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के साथ भी मिला देते हो और इन दो पॉइंट्स को वाई एक्सिस के साथ भी मिला देते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ मिला रही हूँ वाई एक्सिस के साथ मिला रही हूँ, ये मेरे पास एफ है तो ये F1 हो जाएगा और ऊपर वाला मेरे पास क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये मेरे पास नीचे यहाँ पे x है तो मेरे पास ये x1 हो जाएगा और ये मेरे पास x2 हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, तो ये आ जाएगा मेरे पास स्लोप का फार्मूला आएगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट ही आएगा बेसिकली, तो वो हमारे पास क्या होगा स्लोप आ जाएगी। स्लोप हमारे पास बेसिकली बच्चे ये क्या लें कांस्टेंट ही है, वो f ओवर एक्स ही है, f ओवर एक्स आप लेंगे तो वो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं आपने अगर ये हुक्स लॉ को मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप एक धाती तार की रबर बैंड की एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन स्टिल एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है हुक का कानून क्या है। हुक्स लॉ हमने ये देखा है कि जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे स्प्रिंग की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। इसमें फार्मूला लिख देंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आगे कहते हैं क्या कोई शय लचक की हद से ऊपर लचकदार रह सकती है। लचक की हद से ऊपर लचकदार रह सकती है लेकिन वो क्या हो जाएगी, वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी रीज़न यही है कि अगर लचक की हद से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, कि हुक्का कानून बयान करें, इस कानून के तीन इतलाकात तहरीर करें। फिलहाल तो हमने ये सिर्फ कानून ही देखा है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे।